बदकिस्मती से मैं जोधा हूं उस रणभूमि का जिसकी बागवानी सियासतदान करते हैं। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, कुछ ऐसे फैसले लेकर आती हैं जो ताउम्र नासूर बन जाते हैं। मैं पुराने मुद्दों की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही पुरानी सरकारों की, इस सरकार की बात कर रहा हूं जो इस समय सेंटर में है। बजट पेश हुआ, कोई कह रहा है अच्छा है, कोई कह रहा है बुरा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। इसमें एक ऐसी चीज जिसने नाम नमक निशान देशभक्ति और सम्मान को ठेस पहुंचाई है वो है डिसेबिलिटी पेंशन। उसमें क्या है, क्या हो सकता था, क्या हुआ है, क्या नहीं होना चाहिए था, उसी पर आज मैंने बात करनी है। और मेरे साथ हैं ब्रिगेडियर वीरेंद्र सलाथिया और साथ हैं कर्नल एस पठानिया। इस मुद्दे पे मैं ज्यादा नहीं बात कर पाऊंगा, भले ही मैं फोर्सेस बैकग्राउंड से हूं, आर्मी से ताल्लुक है पूरे परिवार का, मेरा भी, लेकिन ज्यादा मैं इन्हीं से ही पूछूंगा। तो सलाथिया साहब, क्या लगता है आपको कि सरकार ने इस बार जो डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर इनकम टैक्स का जो दायरा रखा है, इस पर फौज क्या सोचती है, वेटरन क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर जो एक सहूलियत पहले दी जाती थी कि इनकम टैक्स नहीं लगता था डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर और उस वेटरन को नॉर्मल पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन में टैक्स की माफी होती थी, वो इस बजट की स्पीच से हमें ऐसा लगता है कि ये वापस ले ली गई। अब जो एक डिसेबल्ड वेटरन है उसको आम आदमी की तरह उसको टैक्स देना पड़ेगा। ये देखने वाली बात है कि वो एक आम हालात में डिसेबल नहीं हुआ है, वो एक एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस के अंदर, गोला बारूद के अंदर जंग लड़ते हुए या सैनिक कार्रवाई करते हुए या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें उसको अपनी लाइफ को रिस्क करके नौकरी करनी पड़ी, देश को सबसे ऊपर रख के, उसके कारण उसको वो डिसेबिलिटी मिली। उस डिसेबिलिटी का कोई पैसों में कोई मुआवजा हो ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी कुछ एक मुआवजा देने के लिए और देश जब बताता है कि हम आपके साथ हैं, उनको एक इनकम टैक्स में रिबेट दिया गया था जो कि अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर तक था। अगले फाइनेंशियल ईयर के जो टैक्स बेनिफिट्स आएंगे या टैक्स जो हिसाब से लगेगा, मुझे ये लगता है, और अगर ये सही तरीके से अगर ये हटाया नहीं गया तो उस आदमी को जो एक राहत दी गई थी डिसेबिलिटी की टैक्सेशन के अंदर, वो कंप्लीटली खारिज कर दी जाएगी। और ये राहत बहुत ज्यादा फाइनेंशियली नहीं है, क्योंकि वो आदमी जो है फिजिकली डिसेबल्ड है, उसने आगे किसी ना किसी को एम्प्लॉय कर रखा है अपनी दिनचर्या व्यतीत करने के लिए, और क्योंकि उसने उस आदमी को एम्प्लॉय कर रखा है तो उसका उतना खर्चा भी हो रहा है। तो मैं आगे चलता हूं कर्नल पठानिया के पास। कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल बीजे ओबराय रहे हैं, मेजर जनरल इयान कार्टिगो। इन दोनों के बारे में जो मैंने पढ़ा है कि 1965 के युद्ध में जनरल ओबराय जो हैं वो उस समय जनरल नहीं थे, लेकिन वो घायल हुए थे और उसके बाद वो फौज में ही रहे और वो लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक पहुंचे। जाहिर सी बात है उन्होंने कमांड्स भी की होंगी। 1965 युद्ध की बात कर रहा हूं। तो 71 में मेजर जनरल इयान कार्टिगो जो उस समय मेजर हुआ करते थे, जब युद्ध के समय एक माइन पे पैर आ जाता है और उनकी टांग जो है वो क्षति के सोए थे, वो अपनी खुकरी से खुद ही काट देते हैं कि दुश्मन के हाथ नहीं चढ़ूंगा तो मैं बच जाऊंगा, और उसके बाद वो सर्विंग करते हैं, वो ब्रिगेड कमांड भी करते हैं। वो दो जो लोग हैं, और भी बहुत से होंगे आप मुझे बताएंगे, लेकिन ये लोग उस पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत थे जो अभी भी सर्विंग सोल्जर हैं, जो युद्ध में या एनकाउंटर्स में कहीं पर भी वो घायल हो जाते हैं, पांव उड़ जाता है, हाथ उड़ जाता है, लेकिन जज्बा है कि हम नौकरी करेंगे, देश की सेवा हम करेंगे। तो इन लोगों के जे लोग जो रोल मॉडल थे, तो जिस तरीके के साथ सरकार ने अब ये रवैया अपनाया है, क्या ये ऐसा कायम रह पाएगा? थैंक यू पवन जी। देखिए, इसका मैं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताऊंगा डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। ये ब्रिटिशर्स के टाइम शुरू हुई थी, तकरीबन समवेयर 1922 के करीब, और इसका पर्पस ये था कि हम अपने जो सोल्जर्स हैं उनको लुक आफ्टर करें, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं
जिस तरीके की दुर्गम परिस्थिति में वो अपनी सेवाएं देते थे, तो एक सिस्टम बनाया गया कि सोल्जर्स को सिविलियन के साथ अलग किया जाए और उनको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाए जो वो डिजर्व करते हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद ये सिस्टम बदलता गया। 1961 में कुछ चीज़ें आई, टैक्स वगैरह का कंफ्यूजन था, उस समय ज़्यादा इनकम भी नहीं थी तो डिसेबिलिटी पेंशन नहीं लगती थी उसके ऊपर। 1992 के अंदर ये एकदम फॉर्मुलाइज होगी। और डिसेबिलिटी पेंशन की जब हम बात करते हैं, देखिए जब एक आदमी पेंशन जाता है तो वो दो एलिमेंट के साथ जाता है, एक होता है उसका सर्विस एलिमेंट और दूसरा होता है डिसेबिलिटी एलिमेंट। अभी तक जो हो रहा था, इससे पहले मैं ये आपको बता दूं कि 2019 में बीजेपी की गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ दी इस क्लॉज को कि डिसेबिलिटी के ऊपर, पेंशन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट किया था। ये 2019 की बात है और यही गवर्नमेंट है जिसने वो लाया था, एंड दैट वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट एज फार एग्जम्पशन इज कंसर्न। अभी हम बात करते हैं, जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटी पेंशन के अंदर अभी तक क्या होता था। अभी तक ये हो रहा था कि एक जो सोल्जर है, अगर उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाती है, वो डिसेबिलिटी पेंशन ऐसे नहीं मिल जाती है, उसके लिए पूरा एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक मेडिकल बोर्ड होता है और उसके बाद ये आर्मी हेडक्वार्टर लेवल से अप्रूव होती है। उसके बाद उसको पेंशन जो है, अब ये मान के चलिए कि डिसेबिलिटी जो होल्डर है उसको 0 टैक्स देना पड़ता था। अभी जो नई कानून इन्होंने लाया है, इसके अंदर उनके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा। और जब भी आप बात कर रहे थे जनरल काटजू और जनरल विजय ओबराय की, इसके अलावा जनरल YN शर्मा कोर कमांडर थे और मैं उनके साथ नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मेरे को। जनरल जोशी जो आर्मी कमांडर रिटायर हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सैकड़ों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की कुर्बानी के लिए अपने अंगों को बलिदान कर दिया, उनको भी इसके दायरे के अंदर रखा गया है। और सिर्फ जो कंसेशन, टैक्स एग्जम्पशन, ये उन लोगों को दिया गया है जो वोटेड आउट हो गए हैं या इनवैलिडेटेड हो गए हैं। तो ये एक बहुत ही रेट्रोगेट स्टेप है जिसके ऊपर मैं गवर्नमेंट से प्रार्थना करता हूं कि काइंडली लुक इनटू इट। अगर आप और ज्यादा नहीं दे सकते तो जो पहले जो मिल रहा है उसको तो कम मत कीजिए, बिकॉज ये सोल्जर्स का, नॉट सिर्फ वेटरन्स का बल्कि सर्विंग सोल्जर्स का भी जो मोरल और मोटिवेशन है उसको काफी हद तक नीचे ले आएगा। सलाथिया साहब, एक सवाल मेरे मन में था कि जो लोग सर्विस में हैं अभी, जो घायल हैं, जहाँ किसी का कोई अंग नहीं है, वो इनकाउंटर्स में कहीं हो गया, और जो लोग रिटायर्ड हो गए, जो लोग वापस चले गए इंजर्ड होने के बाद, उन्होंने कंटिन्यू सर्विस नहीं की, क्या वो लोग इस टैक्स के दायरे में हैं, या फिर जो लोग अभी सर्विस कर रहे हैं जब वो वापस जाएंगे तो वो उसमें आएंगे? नहीं, इसमें बहुत क्लियरली उन्होंने बताया है कि जिस आदमी को डिसेबिलिटी पेंशन मिली है किसी भी कारण से, वो आदमी अगर अपनी पूरी सर्विस करके रिटायर होता तो उसके ऊपर पूरा टैक्स लगेगा। अगर वो आदमी को बोर्ड आउट कर दिया जाता, बोर्ड आउट का मतलब अगर सरकार ऐसा समझती है कि ये आदमी अभी सर्विस करने के काबिल नहीं है, बेहतर है इसको डिसेबिलिटी पेंशन और पेंशन देकर के इसको घर में भेजा जाए, उस आदमी को टैक्स जो है उसके अंदर पूरी छूट है। अभी तक की जो उनकी स्पीच है उससे ये समझ आता। लेकिन मैं इसमें आपके पवन जी आपको थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। जैसे कल पठानिया साहब ने बताया है कि सरकार ने फैसला जरूर लिया, लेकिन सरकार के कहीं ना कहीं एडवाइजर्स जो हैं वो इस महत्व चीज को समझ नहीं पाए, वो उनको बता नहीं पाए हैं कि देश जो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रहा है, वो ये छोटी छोटी चीजें लोगों का मनोबल कम करके आप देश को इस प्रगति के ऊपर नहीं लेके जा सकते। और ना ही ये छोटी छोटी बचत से आप कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान या निर्माण कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप अपने सेना का मनोबल जरूर गिरा सकते हैं ऐसे छोटे छोटे एक्शन से, जो कि फाइनेंशियली इस इतने विशाल देश के लिए कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं रखते। हाँ, बिल्कुल बात आपकी सही है कि इनकम टैक्स के दायरे में लाकर आप कितना कमा लोगे, कितना टैक्स ले लोगे उनसे। पठानिया साहब, क्या इसका इम्पैक्ट जो अभी सर्विंग सोल्जर हैं, एक तो जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं वो तो चलो घरों में हैं, उनको भी अगर उस पर भी टैक्स लग रहा है तो वो भी तो कहीं ना कहीं दुखी होंगे, वो भी सोच रहे होंगे यार कैसी सरकार ने ये लेकर आई है। जो अभी सर्विंग सोल्जर हैं, अगर खुदा न खास्ता भगवान ना करे अगर कोई ऐसी इंजरी होती है तो वो सर्विस करना चाहेगा या फिर इनवैलिड होकर घर जाना चाहेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने पवन जी, ये काफी डिबेटेबल है।
एक शब्द में मैं इसका आंसर दूंगा, यस, दे विल नॉट लाइक टू सर्व द कंट्री। और वो अपना प्रेफर करेंगे कि मैं अपनी बोर्ड आउट हो जाऊं यहाँ से और घर जाके कुछ काम करूं और अपनी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसको इंश्योर करूं। अभी मैं कुछ फिगर आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए, अगर आप डिसेबिलिटी पेंशन की बात करते हैं तो ये एक इनकम नहीं है जो गवर्नमेंट इसको मान के चल रही है कि एडिशनल इनकम है। एडिशनल इनकम ये नहीं है, ये कंपनसेशन है उन कुर्बानियों का, उन रिस्क का, उन सेपरेशन का, हाई एल्टीट्यूड जंगल डेजर्ट में लगातार नौकरी करने का। और ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है कि ये कंपनसेशन है, और जब ये एडिशनल इनकम है नहीं तो आप इसके ऊपर टैक्स कहां से लगा सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ मैंने रिसर्च की थी इसके ऊपर। 2017 से 2022 के बीच में ये जो नंबर था मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। 2019 के अंदर 512 अफसर थे जिनको डिसेबिलिटी पेंशन दी गई 2019, और तकरीबन 12,545 जेसीओ और अदर रैंक थे। 2022 में ये नंबर 512 से 36 पे आ चुका है, और जो जवानों का नंबर था जो तकरीबन 12,415 के करीब था वो अब 3,000 के करीब आ चुका है। तो आप ये मान के चलिए कि इसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये लगातार गिर रहा है और ड्रास्टिकली गिर रहा है, वो एक इंडिकेशन है कि हमारे जो सिस्टम इन वोग हैं वो किस हद तक प्रभावशाली हैं। अब एक जवान या जेसीओ क्या मैनिपुलेट करेगा अपनी डिसेबिलिटी को, जो लोग लॉजिक देते हैं। और खासकर ये जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, ब्यूरोक्रेसी ने इस देश को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर ना तो इतना डिस्क्रिशन है और वो ना इतनी नॉलेज है कि ऐसे स्टेप वो ले। अभी आपने रिसेंटली यूजीसी वाला भी देखा होगा, और उसके बाद अभी ये देखिए। और ये अभी आप देखिए अलाउंसेस की हम बात करते हैं, सोल्जर्स एंड आईएएस। एक सोल्जर जो सेक्शन में नौकरी कर रहा है और एक आईपीएस और आईएएस जो ले में बैठा हुआ है, इनके अलाउंसेस के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। उसी तरीके से गुवाहाटी के अंदर बैठा हुआ है, दूसरा अरुणाचल के अंदर किसी पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ है। और ये लोग जो हैं इनको गवर्नमेंट को देने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जहां सोल्जर्स के ऊपर आती है वहां ये अपने हाथ पीछे खींचना कर सकते हैं। और खासकर मैं तो पीएम मोदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, जो आर्मी और आर्म फोर्सेस के लिए इतना जज्बा, प्यार, ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन रखते हैं, ये उनके राज में हो रहा है। और ये कौन कर रहा है? आई एम नॉट श्योर पीएम मोदी वुड हैव नेवर गिवन द अप्रूवल टू दिस। उनको अलग थलग किया जा रहा है। और ये जो ब्यूरोक्रेसी है, एज आई टोल्ड यू, दे हैव ए इनबॉर्न एनिमिटी टुवर्ड्स द आर्म फोर्स। लेकिन एक सवाल इसमें ये भी है, आप भले ही कहिए कि मोदी साहब को नहीं पता होगा, यहाँ पर अगर बजट लाया जाता है तो उस बजट के लिए एडवाइजर्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब फौज के रिलेटेड कोई मसला हो तो फौज के हो सकता है कि उनके पास जो एक अपना रिटायर्ड जनरल्स जो हैं, जो उनके ग्रुप में हैं, या फिर जो सर्विंग जनरल्स हैं, उनसे भी तो सलाह मशवरा किया होगा साथी साहब। क्या इस पर कोई बात, उस पर नहीं जा सकते कि कहीं ना कहीं से तो इनको एडवाइस मिली होगी? देखिए पवन जी, आई एम टोटली विद यू। उन्होंने, देखिए उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो चीजों की बारीकियों में जा सकें जैसे हम और आप चाह रहे हैं। किसी ने बता दिया होगा उनको कि देखिए सर, इससे हम इतना पैसा बचाएंगे एंड विल गिव ए गुड मैसेज। आई फुली एग्री विद यू। ये जो सिस्टम है इसके अंदर मैं ये भी बोलूंगा कि कुछ हद तक हमारे जो आर्मी के टॉप पीपल हैं, बिकॉज ये फाइनेंशियल बिल के जरिए लाया गया था, उनको इसको तो इसमें कोई नॉलेज नहीं होगी। And I'm not sure if they were consulted on this issue because no senior officer worth their salt will agree to it. तो और बजट का जो होता है आपको प्रोविजन आपको पता है, nobody knows about it. और जब ये बजट फाइनलाइज किया जाता है उस समय प्राइम मिनिस्टर का जो फोन होता है मोबाइल, वो बाहर रखा जाता है। तो दिस मस्ट हैव कम एज ए मुझे मैं इस बजट का तो ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा कि बजट जो सोशल मीडिया से और बाकी से पता चलता है, बजट जिस टाइम पे बन रहा होता है कि बजट बनना इज अ हाईली कॉन्फिडेंशियल थिंग, बिकॉज इससे कई मार्केट फोर्सेस इंपैक्ट होती हैं, इसमें स्टॉक्स एक्सचेंज इंपैक्ट होते हैं, बाकी कंट्रीज इंपैक्ट होती है जिन्होंने आपको एक्सपोर्ट करना और इंपोर्ट करना। तो बजट की डिटेल्स जनरली मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल। एंड इसकी जब प्रिपरेशन भी होती है तो आपने भी सुना ही होगा कि वो सब बंदे एक जगह पे इकट्ठे दिन रात रहते हैं, कोई भी आदमी बाहर नहीं जाता, और जिस दिन बजट पेश होता है उसी दिन उनको बाहर जाने की परमिशन होती। हो सकता है कुछ बातें इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं हुई, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर नहीं है। अगर ये खामी का पता चला है, नालायकी तब होगी अगर इसको अब दूर ना किया जाए फाइनलाइज करने से पहले।
अगर पता होने के बाद कुल्हाड़ी पे हम चलें तो वो ज्यादा नुकसानदेह है, बजाय कि कोई गलती हो जाए उसको हम दुरुस्त कर सकते। तो बिल्कुल समय अभी भी है, अगर गलती हुई है तो उसे सुधार लीजिए, क्योंकि मामला देश की सेना का है। सेना के अंदर उन योद्धाओं का है जो अपना पांव या हाथ गंवाने के बावजूद भी ये कहता है कि साहब मैं तो नौकरी करूंगा। मैं आपको इसी के बीच में एक बात और कहना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट के छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं ये पब्लिक बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स की तरह देखती है। अगर गवर्नमेंट 2 छोटे पॉजिटिव स्टेप लेगी तो पब्लिक के अंदर आइडिया आता है कि गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में 2 और पॉजिटिव स्टेप लेगी, और मोराल 2 + 2 नहीं, 2 × 2 4, × 2 8, × 2 16 बढ़ता है। और वैसे ही अगर गवर्नमेंट 2 नेगेटिव स्टेप लेगी तो पब्लिक अपने आप मन बना लेती है कि हाँ भाई इन्होंने 2 नेगेटिव स्टेप लिए हैं, हो सकता है आने वाले टाइम पे 2 और नेगेटिव स्टेप ले ले। तो वैसे ही मोराल जितना प्लस में जाता है उतना माइनस में जाता है। और मैं ये मानता हूं कि फौज का मोराल माइनस में जाना, या डिफेंस फोर्सेस का, या पैरामिलिट्री फोर्सेस का, या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस का मोराल माइनस में जाना, ये कोई भी देश अफोर्ड नहीं कर सकता। पवन जी, एक बात मैं लास्ट में बोलूंगा अभी। जी, चाणक्य ने कहा था कि ये उस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जहाँ पे आपके सर्विंग सोल्जर्स या वेटरन्स को गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ता है कि आप हमें एडिशनल पे दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, देश की सेना का जज्बा बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है कि जैसा इशारा ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि 2 + 2 + 2 + × 2 तो 16 तक जाएगा। अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस आएगा, तो वो सरकार का ग्राफ होगा। मोराल फौज का अभी भी हाई है और हाई ही रहेगा, आपका ग्राफ डाउन हो जाएगा। इसके लिए अभी भी जो गलती है, समय है, उसे सुधार लीजिए। और जो देश की फौज अभी इंतजार कर रही है, उन्होंने उम्मीद रखी है कि शायद ये सरकार जो इस समय जो ये इशू उठा है डिसेबिलिटी पेंशन का, उसके ऊपर कोई ना कोई विचार विमर्श जरूर करे। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मोदी साहब जज्बा बरकरार रहे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि बदकिस्मती से उस रणभूमि का योद्धा ना बने वो लोग जिसकी बागवानी वो चंद सियासतदान करें और उनकी देशभक्ति या मान सम्मान के ऊपर कोई उंगली उठ सके। लास्ट में बताता हूँ, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, गलती को ना मानना और ना सुधारना वो बहुत बड़ी। तो बिल्कुल गलती हुई है तो सुधार दीजिए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू पवन जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।